देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बात सबसे पहले केजरीवाल की। जमानत बॉन्ड नहीं भरने पर जेल भेजे गए केजरीवाल ने तिहाड़ में पहली रात गुजारी। ऐसी खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल ने जेल के भीतर नया ड्रामा शुरू कर दिया है। खबर है कि केजरीवाल ने रात को खाना नहीं खाया। खबर है कि जेल अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को खाना खिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केजरीवाल टस से मस नहीं हुए। हालांकि सुबह उठकर केजरीवाल ने करीब 5:30 बजे चाय पी। सूत्रों की माने तो कुछ ही देर में प्रशांत भूषण और केजरीवाल की पत्नी उनसे जेल में मिलेंगे। सुबह 5:30 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल उठे थे और उसके बाद उन्होंने चाय पी है और उसके बाद से ही वो मेडिटेशन भी कर रहे हैं। ऐसी जानकारी हमें तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से मिल पाई है। दूसरी बड़ी खबर यहां पर यह भी आ रही है कि आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अशोक रोड स्थित बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर वो धरना दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल रात भर तिहाड़ के अंदर बंद रहे, लेकिन बाहर उनके समर्थकों का उत्साह ठंडा पड़ गया। अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते हुए जो कार्यकर्ता शाम से तिहाड़ के बाहर डटे थे, वो रात में अचानक निकल दिए। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, केजरीवाल के समर्थक अपने अपने घर निकलते गए। सुबह होते होते इक्के दुक्के समर्थक ही तिहाड़ के बाहर नजर आए। हालांकि सुबह होते होते एहतियात के तौर पर सुरक्षा बलों की सुरक्षा संख्या बढ़ा दी गई थी। इससे पहले कल शाम तिहाड़ जेल के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, जर्नैल सिंह को पुलिस ने हरिनगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा। हंगामा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, जर्नैल सिंह को पुलिस ने हरिनगर पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा। हंगामा कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जर्नैल सिंह भी मौजूद दिखे। हालांकि हर आंदोलन के साथ दिखने वाले शाजिया इल्मी और कुमार विश्वास जैसे नेता इस धरने से नदारद रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि बीजेपी नेता नितिन गडकरी पर लगाए केजरीवाल के आरोप सही है। कार्यकर्ताओं ने गडकरी के खिलाफ पोस्टर लेकर तिहाड़ के बाहर प्रदर्शन किया। केजरीवाल को तिहाड़ की जेल नंबर 4 मिली है। खबर है कि सुरक्षा कारणों के चलते केजरीवाल को एक अलग सेल में रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री होने का केजरीवाल को कोई लाभ नहीं मिला। आगे भी आम कैदी की तरह उन्हें जेल का खाना दिया जाएगा और उन्हें जमीन पर ही सोना होगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता उनसे मिलने तिहाड़ की जेल नंबर 4 पहुंची। मुलाकात के बाद मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो उनकी दवाइयां देने गई थी। केजरीवाल से उनकी बात नहीं हो पाई। केजरीवाल को जेल भेजने के कोर्ट के फैसले का उनके समर्थकों ने विरोध किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में पहुंचे और नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के फैसले को सही ठहराया। पार्टी का कहना है कि बात सिद्धांतों की है। केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया तो बॉन्ड किस बात का भरे। बात प्रिंसिपल की, बात 10,000 की नहीं है। बात इस बात की है कि 10,000 रुपए देने का मतलब है कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत किया हुआ है, जब अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया है। जेल बॉन्ड बनने की और ये पहली रिव्यू करने का सवाल नहीं है। कम से कम 100 मामलों में 100 हियरिंग्स में ऐसा हुआ है कि जहां बार बार ये हुआ है कि आप अंडरटेकिंग दे दीजिए, अंडरटेकिंग के आधार पर आप जा सकते हैं, दोबारा आ जाइएगा। केजरीवाल के जेल जाने और आप नेताओं के हंगामे को बीजेपी ने ड्रामेबाजी करार दिया। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी जैसे राजनेताओं को सही रास्ता दिखाने के लिए एकदम स्पष्ट संदेश अपने इस सांकेतिक ऑर्डर के द्वारा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति करने वाले लोगों को देश में शायद इससे ज्यादा बड़ी सजा की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम करार दिया। अब वो रोज अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं, इससे जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है और केजरीवाल जी की आप पार्टी बीजेपी का एक सेकुलर मॉकटा साबित हो गई है। लोग समझ चुके हैं इस देश के कि ये बीजेपी की बी टीम है। केजरीवाल के जेल जाने पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि नौटंकी करने की जगह केजरीवाल को मेरे साथ आना चाहिए ताकि हम गडकरी को बेनकाब कर सके। गडकरी ने मेरे खिलाफ भी मानहानि का केस कोर्ट में कर रखा है। दरअसल बीजेपी नेता नितिन गडकरी के मानहानि केस में केजरीवाल को पटियाला हाउस कोर्ट ने 23 मई तक तिहाड़ जेल भेज दिया। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 10,000 का पर्सनल बॉन्ड भरने को कहा था, जिसे केजरीवाल ने नकार दिया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया।
जो कानून की प्रक्रिया है उसके तहत बेल बॉन्ड देने पड़ते हैं किसी भी अक्यूज को। केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में। पटियाला हाउस कोर्ट में केजरीवाल ने कहा कि नितिन गडकरी मानहानि मामला सियासी है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, इसलिए वो जमानत नहीं मांगेंगे। केजरीवाल ने कोर्ट को भरोसा दिया कि हर सुनवाई में हाजिर होंगे, लेकिन उनकी दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया। दरअसल 31 जनवरी 2014 को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्ट नेताओं की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें बीजेपी नेता नितिन गडकरी का नाम भी था। गडकरी ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए उनके खिलाफ मानहानि का केस किया। कोर्ट ने गडकरी को सही माना, केजरीवाल को गलत। कल शाम को केजरीवाल जेल गए। इससे पहले कल सुबह में उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने से इनकार भी कर दिया। जब सरकार बनने की सारी कोशिशें खत्म हो गई तो केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए। अब जो घटनाएं घटी हैं उससे ये लग रहा है कि दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता। पहली बार केजरीवाल ने अपनी गलती कबूल की। दिल्ली की सत्ता छोड़कर भागने वाले केजरीवाल ने जनता से माफी मांगी। लोग कहते हैं कि आप भाग गए, आपने हम लोगों को मझधार में छोड़ दिया। इस बात को लेके अच्छी खासी नाराजगी है लोगों के अंदर। आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं। हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। केजरीवाल ने अब सीधे विधानसभा चुनाव में उतरने की बात कही। उन्होंने कहा कि अब सारे फैसले दिल्ली की जनता के बीच जाकर लिए जाएंगे। बहुमत से सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। केजरीवाल ने दिल्ली में नया दांव खेलते हुए कहा कि हम जनता के बीच गए। लोगों का कहना है कि आपने एक गलती को दोबारा ऐसी गलती मत करना, फिर से सरकार बनाओ, हमें समस्याओं से निजात दिलाओ। केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा कि हमने दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी सब कुछ सस्ता कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उपराज्यपाल के जरिए फिर जनता पर महंगाई थोप दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार गिरने के बाद दिल्ली की जनता के बीच हमारे खिलाफ माहौल बनाया गया, जिससे लोग हमसे गुस्से में हैं और सत्ता छोड़ने को गलत फैसला बता रहे हैं। भले ही केजरीवाल अब रायशुमारी नहीं करने की बात कर रहे हों, लेकिन पहले वो रायशुमारी करने की बात भी कह रहे थे। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक बैठक कर जनता से राय मांगना चाह रही थी कि सरकार बनाई जाए या फिर नहीं। दरअसल केजरीवाल आखिरी दिन तक सरकार बनाने की तैयारी में थे, इसीलिए उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को चिट्ठी लिखकर विधानसभा भंग नहीं करने की मांग की थी। चिट्ठी सामने आ गई तो केजरीवाल की पोल खुल गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल पर्दे के पीछे समर्थन मांग रहे हैं और मीडिया में कह रहे हैं कि सरकार नहीं बनाना चाहते। हम लोगों के यहाँ आदमी भेजते हैं, फोन करते हैं, एसएमएस करवाते हैं कि समर्थन देना चाहिए, और अखबारों में खबर छपवाते हैं कि कांग्रेस समर्थन देना चाहती है, हम समर्थन लेने को तैयार नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं, ये पहले से मालूम था। 49 दिन की इनकी सरकार में भी लोगों ने देख लिया है। दिल्ली की जनता ने इनको पहचान लिया है। पूर्व आईपीएस अफसर किरण बेदी सक्रिय राजनीति में उतर सकती है। उन्होंने राजनीति में आने का संकेत भी दिया। किरण ने कहा कि अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें ऑफर मिला तो वो मना नहीं करेंगी। अगर इस बार ऑफर किया जाएगा, पहले ऑफर किया था और मैंने अपने आप को काबिल नहीं समझा था, राइट? अब ऑफर करेंगे तो मैं अपने आप को तैयार समझूंगी। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने आश्वासन दिया है कि अगर डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है तो बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकती है। अब तक किरण राजनीति में आने से इनकार करती रही हैं, लेकिन अब वो इसके लिए तैयार दिख रही हैं। आनंदीबेन पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:39 पर होगा। इसके पहले कल गुजरात बीजेपी विधायक दल की बैठक में आनंदीबेन पटेल को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया गया। इसकी घोषणा पार्टी के पर्यवेक्षक थावरचंद गहलोत ने की। मैं आनंदीबेन को गुजरात प्रदेश विधायक दल के नेता निर्वाचित घोषित करता हूं। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आनंदीबेन पटेल के नाम का प्रस्ताव शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने रखा। अमित शाह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से आनंदीबेन के नाम पर हामी भर दी। आनंदीबेन पटेल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और गुलदस्ता भेंट किया। बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर आनंदीबेन पटेल को शुभकामनाएं दी।
बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर आनंदीबेन पटेल ने पार्टी का शुक्रिया जताया। अपने भाषण में आनंदीबेन भावुक भी हो गई और कहा कि पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचाया जिसके लिए वो आजीवन पार्टी की आभारी रहेंगी। मोदी कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री की रेस में पहले से ही सबसे आगे चल रही थी। उन्हें मोदी का करीबी और भरोसेमंद माना भी जाता है। राजस्व के अलावा कई अहम मंत्रालय वो संभाल रही थी और सबसे अनुभवी मंत्री भी हैं। गुजरात के सीएम पद के लिए आनंदीबेन पटेल के नाम की जैसे घोषणा हुई, उनके समर्थकों में उत्साह सा आ गया। राजकोट में बीजेपी की महिला विंग ने जमकर आतिशबाजी की। इन सबसे पहले देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यपाल कमला बेनीवाल को सौंपा। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने राजभवन में मोदी का स्वागत भी किया और उन्हें भगवान गणेश की एक मूर्ति भी भेंट की। हालांकि मोदी और राज्यपाल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन आखिर में दोनों में गर्मजोशी देखी गई। इससे पहले गुजरात विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को विदाई दी गई। मोदी ने विपक्ष का शुक्रिया भी जताया। अपने विदाई भाषण में मोदी ने कहा कि मेरी कामयाबी इसी में है कि मेरे बाद गुजरात में और तेज गति से विकास होता रहे। अपने विदाई भाषण में नरेंद्र मोदी ने गांधी जी को याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सामने भी गुजरात और देश को चुनने को लेकर दुविधा थी। उन्होंने देश को चुना और ऐसा ही उन्हें भी करना पड़ रहा है। विधानसभा में नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण के दौरान गुजराती अस्मिता की बात भी उठाई। उन्होंने कहा कि अब पीएमओ में भी गुजराती बोली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएमओ में अब खमन, ढोकला और खाखरा भी खाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपने विदाई भाषण में कहा कि गुजरात विधानसभा उनकी पहली पाठशाला रही है और यहां से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन्होंने विधानसभा में भावुक होते हुए ये भी कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप लोग माफ कर देना। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि वाघेला ने जिम्मेदारियों और समस्याओं की लंबी लिस्ट पेश की है जिसे पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। दरअसल विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला ने विधानसभा में मोदी की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब बहुमत मिल गया है तो मोदी राम मंदिर बनाकर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा कि दाऊद इब्राहिम को भी पकड़ कर लाएं। वाघेला ने बीजेपी को बहुमत के लिए मोदी को क्रेडिट दिया और कहा कि 1 साल बाद काम का हिसाब मांगूंगा। वाघेला ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि मोदी योगुरु बाबा रामदेव को कालाधन वापस लाओ समिति का चेयरमैन बना दे। नरेंद्र मोदी जब विधानसभा के अंदर पहुंचे तो पार्टियों के बीच की दीवार टूट गई। विधानसभा में विपक्ष के नेता शंकर सिंह वाघेला आगे बढ़कर आए। उन्होंने मोदी को अंगूठा भेंट करते हुए गले से लगा लिया। स्पीकर वजुभाई के भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी जमकर हंसे। स्पीकर ने कहा कि मोदी को गुजरात का मॉडल और संस्कार पूरे देश में लागू करना चाहिए। इसी दौरान वजुभाई की एक बात पर मोदी और उनके बगल में बैठे नितिन पटेल हंस पड़े। गुजरात विधानसभा नरेंद्र मोदी का विदाई भाषण उनकी मां हीराबा ने टीवी पर देखा। विधानसभा के विशेष सत्र की पूरी कार्रवाई के दौरान मोदी की मां टीवी से चिपकी रही और जब मोदी भाषण देने लगे तो वो भी भावुक हो गए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री का पद संभालने जा रहे नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। नीतीश ने फेसबुक पर मोदी को बधाई देते हुए लिखा है कि मोदी को मेरी शुभकामनाएं। मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाए जाने से नाराज होकर नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ा था। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों के नेताओं को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल है। खबर है कि शपथ ग्रहण समारोह में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई भी शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद नहीं रहेंगी। नैन्सी पॉवेल आज नई दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तान के पीएम को न्योता देने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मोदी की तारीफ की है। ट्वीट कर उमर ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम को शपथ ग्रहण के लिए बुलावा भेजना अच्छा कदम है। उम्मीद है पाकिस्तान से बातचीत की नई शुरुआत होगी। एनडीए की सहयोगी दल शिवसेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लेकर आक्रामक तेवर जाहिर किए हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुताबिक मोदी सरकार को पाकिस्तान की हरकतों को उसी के अंदाज में जवाब देना होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने उम्मीद जताई है कि नरेंद्र मोदी इस साल होने वाली यूएन की सालाना बैठक में हिस्सा लेंगे और खासतौर पर जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आज इस्तीफा दे सकते हैं। सोनिया गांधी से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। लोकसभा चुनावों में प्रदेश के अंदर पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर तरुण गोगोई ने इस्तीफे की पेशकश की है। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्हें कई गठबंधन में बिखराव का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड सरकार को समर्थन देने के बारे में अब तृणमूल कांग्रेस आज विचार कर सकती है। अगर टीएमसी ने समर्थन वापस लिया तो झारखंड सरकार के पास आंकड़ा 39 से घटकर 37 रह जाएगा।
नवीन पटनायक ने ओडिशा के सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल एससी जमीन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवीन पटनायक चौथी बार ओडिशा के सीएम बने हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नवीन पटनायक को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि ओडिशा के विकास के लिए उनकी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी दूसरी बार सीएम बनने के बाद दिल्ली पहुंचे। यहां लोगों ने ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया। नबाम तुकी ने अपनी जीत के लिए अरुणाचल के लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये कांग्रेस के प्रति लोगों का प्यार दर्शाता है। People of Arunachal Pradesh have a faith on our party, and also because of our performance of the government in the state, they voted to us to power again. सीएम नबाम तुकी ने भरोसा दिलाया कि चुनावी कैंपेन के दौरान किए गए वादों को वो पूरा करेंगे। साथ ही तुकी ने यह भी भरोसा जताया कि केंद्र की नई सरकार से अरुणाचल सरकार के रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। As usual, we will have a good relations with the central government also, because we have the central state relations to be maintained. पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस की करारी हार का ठीकरा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सलाहकारों के सिर फोड़ा है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक देवड़ा ने कहा कि राहुल के सलाहकारों ने जमीनी हकीकत समझे बगैर चुनावी रणनीति बनाई, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ। अमेठी में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ लोगों को धन्यवाद देने के लिए अमेठी पहुंचे। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के लोगों से मुलाकात की और चुनाव में कांग्रेस को वोट देने के लिए शुक्रिया अदा किया। राहुल और प्रियंका ने अमेठी के बरोलिया गांव में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की। भाई बहन ने जले हुए घरों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और राहुल और प्रियंका ने अमेठी के बरोलिया गांव में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की। भाई बहन ने जले हुए घरों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री और मुआवजे की रकम बांटी। इस दौरान दोनों भावुक नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा आज हरियाणा के 3 जगहों पर लोक सेवा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। वो हिसार, आदमपुर और एलानाबाद में दफ्तर का उद्घाटन करने जाएंगे। इससे पहले कल विनोद शर्मा ने अपना जनसेवा अभियान जारी रखते हुए हरियाणा के बरवाला में लोक सेवा पंचायत के दफ्तर का उद्घाटन किया। प्रदेश के लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए प्रदेश भर में कई जगह लोक सेवा पंचायत बनाए गए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उसने पटना ब्लास्ट केस के आरोपी 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए का इनाम था। चारों आतंकियों को इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। एनआईए ने इन्हें रांची से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां तहसीन अख्तर उर्फ मोनू की निशानदेही पर हुई। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बुधवार रात भूकंप के झटके आए। भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई और इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में रहा। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी और बिहार समेत देश के कई हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके रात करीब 10 बजे महसूस किए गए। करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस होते रहे। पंजाब के लुधियाना में पुलिस के खौफ की तस्वीर सामने आई। खाकी वर्दी वालों ने आम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जो जहां पकड़ में आया उसी पर पुलिस का डंडा बरसा। दरअसल पुलिस वाले अवैध मकानों को गिराने के लिए पहुंचे हुए थे। उन्हें रोकने के लिए लोकल लोगों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने इन लोगों को रोकने के लिए पानी की बौछार की, लेकिन सब बेकार। बाद में उग्र भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसा दी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देर रात पंजाब एंड सिंध बैंक में आग लग गई। नई सड़क पर बने बैंक में आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग से करीब लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में 2 गुटों में खूनी झड़प हो गई। आपसी रंजिश में हुई इस चाकूबाजी में 2 युवाओं की जान चली गई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में मां बेटी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर थी। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में एक लड़का और एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों शवों पर गोलियां और धारदार हथियार के निशान हैं। हरियाणा के नीलोखड़ी में प्रेमी युगल की हत्या का मामला सामने आया है। भैनीकला गांव में रहने वाला प्रेमी जोड़ा मनोज और किरण एक ही बिरादरी के थे। इसी बात से दोनों के परिजन नाराज थे। मनोज और किरण की हत्या करने के बाद गुपचुप तरीके से इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मामले की भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने जब दोनों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामला सामने आया।
ताजनगरी आगरा में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। शहर की महिलाओं ने जल विभाग के दफ्तर के बाहर मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भीड़भाड़ वाले इलाके में तेंदुआ घुस आया। तेंदुआ शहर के बीचों बीच विवेकानंद रिजॉर्ट सेंटर के गेस्ट हाउस में पहुंच गया। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए तेंदुए को कब्जे में लिया। रेस्क्यू टीम के मुताबिक तेंदुआ करीब 6 महीने का। आईपीएल की तर्ज पर होने वाले प्रो कबड्डी लीग के लिए मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इसमें 14 देशों के 96 खिलाड़ियों की बोली लगी। भारत के राकेश कुमार कबड्डी के सबसे महंगे खिलाड़ी बने। उन्हें पटना की फ्रेंचाइजी ने 12,80,000 रुपए में खरीदा। नीलामी में फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन के मालिकाना हक वाली जयपुर पिंक पैंथर्स ने स्थानीय स्टार खिलाड़ी नवनीत को सबसे ज्यादा 11,20,000 रुपए की कीमत में खरीदा। प्रो कबड्डी लीग की इस नीलामी में भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, ताइवान, साउथ कोरिया, ईरान, इंडोनेशिया, तुर्की, ओमान, केन्या, जापान और ब्रिटेन के खिलाड़ियों की भी बोली लगी। आईपीएल 7 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए किंग्स 11 पंजाब को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के लिए सलामी बल्लेबाज लैंडन सिमस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सीजन का पहला शतक जड़ा। सिमस ने 61 गेंदों पर 100 रनों की नाबाद पारी की। आईपीएल 7 में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। आज पहला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के बीच होगा। आज दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। आईपीएल 7 में हैदराबाद को 12 मुकाबलों में 5 जीत नसीब हुई। आईपीएल में लगातार 2 मैच हारने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कामयाबी की प्रार्थना करने देवड़ी माता मंदिर पहुंचे। 31 मई से शुरू होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम हॉलैंड रवाना हो चुकी है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने उम्मीद जताई कि उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज बीसीसीआई के पूर्व प्रमुख श्रीनिवासन की अर्जी पर सुनवाई हो सकती है। श्रीनिवासन ने अर्जी दाखिल कर 28 मार्च को दिए आदेश में संशोधन करने का अनुरोध किया है। ब्रिटेन में आज महात्मा गांधी के सनसनीखेज पत्रों की नीलामी की जाएगी। 1935 में लिखे गए इन पत्रों ने गांधी जी और उनके बेटे के संबंधों के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए। थाईलैंड के प्रमुख पार्टियों के साथ बैठक के बाद सेना प्रमुख ने कहा कि सेना और लोगों की मौत को बर्दाश्त नहीं करेगी। थाईलैंड में जारी राजनीतिक संकट खत्म करने के लिए सेना ने प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम बुसांग पैसांग बैठक में नहीं पहुंचे। नाइजीरिया के जोर शहर में हुए 2 बड़े बम धमाकों में करीब 162 लोगों की जान चली गई। कई लोग जख्मी हुए हैं। अभिनेता शाहरुख खान हॉलीवुड और बॉलीवुड की टॉप 10 अमीर शख्सियतों की लिस्ट में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। वेल्थएक्स की लिस्ट में उन्हें दूसरा नंबर मिला। 67वें कान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय बच्चन ने एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरा। रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या जब फिश टेल वाला गोल्डन गाउन पहनकर उतरी तो देखने वाले देखते ही रह गए। रॉबर्टो कैवाली के डिजाइन किए गए गाउन में ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। पिछले 13 सालों से ऐश्वर्या कान के रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही है। मुंबई में आने वाली फिल्म हमशक्ल का म्यूजिक लॉन्च किया गया है। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर और संगीतकार भी मौजूद थे। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती के प्रमोशन में जोर शोर से जुटे हैं। और आलिया भट्ट और वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। और इसी के साथ सुपरफास्ट 100 में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए।